नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बड़ा दिन, बड़ी दिन की शुरुआत बहुत शानदार देखने को मिली है और आज सेंसेक्स ने नया उच्चतम स्तर छुआ है। जी हां, योग दिवस के दिन बाजार ने लगाया है नया आसन। और क्या आपको जो शानदार दिन देखने को मिला है, सेंसेक्स ने आज नया उच्चतम स्तर बनाया और निफ्टी भी जो है नया उच्चतम स्तर बनाते बनाते रह गया। 63,588 का आज जो है ये नया उच्चतम स्तर बना है। 137 सत्रों में सेंसेक्स अब नई ऊंचाई पर पहुंचा है। जो बड़े फैक्टर्स हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2022 के बाद अब सेंसेक्स ने ये नया उच्चतम स्तर बनाया है। आपको बता दें कि इस दौरान लगातार करीब पिछले 1.5 साल में नेट एफआईज बिकवाल रहे हैं, लेकिन 28 मार्च के बाद से 828 करोड़ डॉलर का निवेश, विदेशी निवेश आया है भारत के अंदर। घटती महंगाई, जीएसटी में लगातार बढ़ता कलेक्शन, ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऑटो सेल्स नंबर, ये तमाम ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से लगातार तमाम निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और ख़ासतौर से विदेशी निवेशक जो रूठे हुए थे, वहाँ वो उनकी तरफ से जो बाइंग आई है, उससे ये बाजार ने नया उच्चतम स्तर छुआ। महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये नई ऊंचाई क्योंकि 1.5 साल से नेट विदेशी निवेशक बिकवाल रहे हैं। उसके बावजूद भारतीय जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने जिस तरीके से बाजार को संभाला, उसकी वजह से आज की ये तेज़ी देखने को मिली है। और निफ्टी वहाँ बिल्कुल नज़दीक पहुँचने के बाद हमने देखा कि बाजार अब नए उच्चतम स्तर छूने के बाद क्या बाजार यहाँ पर टिक पाएगा, निफ्टी क्या उच्चतम स्तर बना पाएगा आज से कल तक के अंदर, और अब बाजार में क्या डरने का वक्त है। ये तमाम वो सवाल हैं जिस पर के हम जानकारी लेंगे। और चूंकि बाजार अब नई ऊंचाई पर छू रहा है तो आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं। जब बाजार तेजी में होता है तो बहुत सारे आईपीओ जो है एक के बाद एक आने शुरू हो जाते हैं। तो आज से 1:45 के आसपास हम एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे, आईपीओ कॉर्नर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो काफ़ी कुछ होने वाला है अगले 1 घंटे में और तमाम आपके जो प्रश्न हैं उसके भी उत्तर दिए जाएंगे। इस बीच आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने जो आज इंट्राडे हाई बनाया है वो मैं छूते छूते रह गया 12-13 अंकों की तरफ से। 8,875 ये आज का इंट्राडे हाई है निफ्टी का। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विशेष दिन के दिन हमारे साथ गौरव बिस्सा जी जुड़े हैं, हमारे खास मेहमान। गौरव जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आपका स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जिस तरीके से जो तमाम मंदी की आशंका, रूस यूक्रेन युद्ध, इन सब के बीच में भारतीय बाजारों ने न सिर्फ आउट परफॉर्म किया बल्कि अब पिछले 2-3 महीने से विदेशी निवेशकों को भी भारतीय बाजार अच्छे लग रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं आज की इस नए हाई को, और यहाँ पे डरने की आवश्यकता है, खरीदने की आवश्यकता है, या फिर कॉशियस रहने की आवश्यकता है? आपकी अप्रोच सर। गुड आफ्टरनून। धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण दिन है और मैं कहूँगा कि एक दिन सिर्फ मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि आज बहुत अच्छा दिन है, आज बड़ा दिन है। 250 ट्रेडिंग डेज है, हमको तो ऑलमोस्ट हर दिन कोशिश ये करने की प्रॉफिटेबल हो। यहाँ पे मैं कहूँगा कि अ, डरने की बात नहीं है, लेकिन अग्रेशन की भी जरूरत नहीं है। देखिए, एक बैलेंस अप्रोच की यहाँ पे काफी जरूरत है। हम काफी ऊपर एक लेवल्स देख चुके हैं। काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे स्टॉक्स जो हैं वो एक बार काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब परिवार छोटा होता है तो आपकी अगर आमदनी कम हो तो एक बार गुजारा चल जाए, लेकिन जैसे परिवार बड़ा हो जाए और काफी ज्यादा बड़ा हो जाए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने परिवार से नफरत करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मेहनत ज्यादा करते हो कि उनका पेट पाल सको। उसी हिसाब से अगर आपको यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो को अच्छा एक करना है जो आपकी फैमिली जैसा ही है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक महीना, पिछले 1-2 महीने हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स एक अच्छी अपसाइड दे दी। आपने थोड़ा सा उस पर निवेश किया, थोड़ा सोचा, थोड़ा स्टडी किया और उसने मुनाफा दे दिया, तो वो शायद यूफोरिया जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन उतना अग्रेसिवली नहीं होगा। तो यहाँ पे आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल्स जो है वो उभर के आनी चाहिए। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और अपसाइड को यहाँ से देखने मिल सकता है। ब्रॉडर मार्केट्स काफी अच्छे हैं, तो मेरा रुझान जो है, मेरा इंटरेस्ट जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हम लोग निफ्टी को इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अल्फा जनरेट हो रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की कि ब्रॉडर मार्केट में देखें तो लगातार तेजी बनी हुई है सर। आज स्मॉल कैप में भी हमने देखा कि नए हाइज बनते हुए दिखाई दिए। क्या अभी फोकस निफ्टी से हटा करके जो छोटे मझोले शेयर हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पर हम देख रहे हैं लगातार बाइंग, बाजार नीचे जा रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, लेकिन चुनिंदा जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं वहां पे लगातार 6-6, 5-5 दिन की तेजी देखने को मिल रही है। 20-20, 30-30% का रिटर्न एक एक महीने में देखने को मिला है हाल फिलहाल में। तो क्या उधर फोकस करना चाहिए अभी?
जी बिल्कुल। देखिए इंडेक्स को प्ले करना ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर रेंज में अटक गया तो आप किस तरह से करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी है, अगर आप देखिए तो पिछले 10 से 15 दिन से एक रेंज में ही अटका हुआ है। तो आप कैसे ट्रेड करेंगे इतना हाई बीटा इंडेक्स होने के बाद में भी, इतना मेजर हैवी वेट होने के बाद में भी। सिमिलरली अगर निफ्टी का देखेंगे तो ऐसा बहुत उम्दा रिटर्न दिया हो वैसा नहीं है, अगर आप पिछले 10 से 15 दिन की बात की जाए। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो फोकस रहा है पिछले 1 डेढ़ महीने से इंटर कैपिटल में, हमारा फोकस प्योरली मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रहा है। ऐसा नहीं कि हमने नजरअंदाज किया है लार्ज कैप्स को, लेकिन अगर 10 जगह में पैसे डाल रहे हैं तो शायद एक या दो जगह पे हमारा लार्ज कैप्स में होगा। बाकी मेजरली हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही है, जहाँ पे हम लोग काफी अग्रेसिवली काम करवा रहे हैं। तो फोकस हमारा जो है इंडेक्स में नहीं रखे, सेक्टर्स जो अच्छे लग रहे हैं उसके मिड कैप्स में। तो अगर मुझे फार्मा अच्छा लगा तो मिड कैप फार्मा, आईटी अच्छा लगा तो मिड कैप आईटी। अगर मुझे यहाँ से दूसरा कोई सेक्टर इंफ्रा अच्छा लगा तो मिड कैप इंफ्रा। तो हम लोग उस तरह से रख रहे हैं, जहाँ पे सेक्टर स्ट्रांग है उसी के मिड कैप स्टॉक्स को लेंगे। तो वो हमारे लिए काफी यहाँ पे एक हेल्प हो रहा है, काफी अच्छा हेल्प जनरेट हो रहा है। जी। चलिए, इस बीच बाजार नई ऊंचाई पर है तो बड़ी संख्या में लोग भी अपने प्रश्न लेकर के जुड़ रहे हैं और एक एक करके गौरव जी से प्रश्न डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहला सवाल अर्जुन ठाकुर साहब का है, उनसे उनका प्रश्न ले लेते हैं। दो शेयर पे इनका प्रश्न है। उन्होंने कहा कि एक तो इन्होंने आईडीएफसी ले रखे हैं सर, और ये इन्होंने ले रखे हैं 109 रुपये 70 पैसे के भाव पर। दूसरा इनका प्रश्न है पिरामल फार्मा को लेकर के। पिरामल फार्मा भी इन्होंने खरीदारी की हुई है और ये इन्होंने 2,500 शेयर ले रखे हैं 110 रुपये के भाव पर, और ये कह रहे हैं क्या मेरे स्तर जो है वो जून के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। आईडीएफसी में कल हमने देखा था एक अपमूव आता हुआ दिखाई दिया था। अभी अगर हम देखें तो आईडीएफसी का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ करीब 103 104 के आसपास। तो अभी क्या करना चाहिए सर, इनकी खरीद से 5-6 रुपये दूर है। थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो पिछले 2 4 5 दिन में रही, लेकिन एक महीने में करीब 13-14% ये शेयर चला है। 6 महीने में 27% ये शेयर में तेजी देखने को मिली है। अब इनकी खरीद जो है 109 रुपये की है, क्या करना चाहिए सर इन्हें? देखिए मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा कि अगर ये सोच रहे हैं कि जून में आ जाए तो ये बिल्कुल ही गलत सोच होगी। आपने अगर 109 110 में अगर आपकी आईडीएफसी लिमिटेड की अगर बाइंग है, इसका मतलब ये है कि आपने काफी पहले लिया होगा, क्योंकि स्टॉक जो है मल्टी ईयर हाइस पे चल रहा है। तो आपने काफी पहले स्टॉक लिया होगा, आपने उसके बाद में स्टॉक को काफी काफी नीचे जाते हुए देखा है, काफी बड़ी गिरावट स्टॉक में देखी है, आपने वहां पे एग्जिट नहीं किया। अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जून में ही इतना मिल जाएगा क्या, तो ये जो सोच है काफी गलत सोच है। आगे जाके आपके लिए काफी दिक्कत की हो सकती है। मैं इस तरह से प्रे नहीं करता हूँ कि जून में होगा क्या। मेरा ये है उद्देश्य, एक पैटर्न पे काम करो, वो पैटर्न के टारगेट्स क्या आएंगे उस पर रखो फोकस। वो पैटर्न के टारगेट्स के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो मैं उस पर जवाब नहीं दे पाऊंगा कि जून में ही 110 आ जाएगा। हमने अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से स्टॉक जो है 85 रुपीज में दिलवाया था, और मेरे टारगेट्स जो है वो रिपोर्ट के अंदर मैंने मेंशन किया वो 175 के हैं। लेकिन हमारा नजरिया 2 साल का है, 1.5 2 साल का है। तो आप चाहिए तो आप अपने समय के लिए होल्ड कर लीजिए। अदरवाइज 5 रुपए का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस होता नहीं है। आपको जून के लिए ही चाहिए तो जून में आपका 103 104 आ चुका है, 1 2 रुपये और ऊपर रहेगा, आप एग्जिट के मौके देख सकते हैं। चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और हरप्रीत कौर जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। और हरप्रीत कौर जी का जो प्रश्न है वो हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। इनका प्रश्न है एचडीएफसी लाइफ के ऊपर। कह रही है एचडीएफसी लाइफ लंबी अवधि के लिहाज से आपको कैसा लग रहा है? तो लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है सर एचडीएफसी लाइफ को लेकर के, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ रणनीति अपनानी चाहिए। रिकवरी है, काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ, मजबूती के साथ यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। कल खबर भी थी यहाँ पर, और उसके चलते भी यहाँ पर हमने बड़ी ब्लॉक डील होते हुए देखी। तो वो मोमेंटम जो है आज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी? ठीक है, ऐसे डिस्क्लेमर अपने क्लाइंट्स को दिलवाया था शायद एक दिन ही हुआ रहेगा, इफ आई नॉट रॉन्ग। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ दोनों हमने अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग के हिसाब से दिलवाया था। दोनों में अच्छा मुनाफा बना, हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे मैं लंबी अवधि के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा। देखिए जो ब्रेकआउट अभी देखने मिल रहा है ये तकरीबन 1 1.5 साल का ब्रेकआउट है, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इन ऑल लाइकलीहुड सस्टेन हो जाएगा ये वीकली ब्रेकआउट। और यहाँ से जो मुझे नजर आ रहा है वो है लेवल्स टूवर्ड्स 720 के आसपास के, 720 725 और 725 के लेवल के इसको प्ले कर सकते हैं। बट बियॉन्ड दैट मैं नहीं इसमें प्ले कर पाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा दिख नहीं रहा है या मुझे ट्रिगर्स ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल्स के। मैं कहूँ यहाँ से आप 2 3 साल के लिए बड़े अपसेट के लिए प्ले कीजिए, वो फिलहाल मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच राहुल डेविड जी ने अपना प्रश्न भेजा है, और ये प्रश्न सर अभी हाल की जो लिस्टिंग हुई है आईक्यू लाइटिंग उसके को लेकर के है। और 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 402 की इनकी खरीद है।
हालांकि ये शेयर अभी हाल की लिस्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा सर आपके पास चार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप टिप्पणी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 440 के आसपास चल रहा है, इनका 402 की इनकी खरीद है, तो अच्छे प्रॉफिट में है ये यहाँ पर। लेकिन नज़रिया इनका 3 से 6 महीने का है, तो 3 से 6 महीने के नज़रिए के साथ क्या इसमें बना रहा जा सकता है। कुछ दिन पहले अभी कल ही शायद इस पर खबर भी कुछ एक थी, और उसके चलते भी एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पैसे मिल रहे हैं, एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए, या फिर जो इनका नज़रिया है 6 महीने का उसके साथ बने रहना चाहिए, उसके साथ होल्ड करना चाहिए। देखिए 2 या 3 दिन के प्राइस हिस्ट्री पे मैं 6 महीने के प्रोजेक्शन दूं, ये सही नहीं रहेगा। बिल्कुल। मेरे से ज़्यादा इनके लिए हानि ज़्यादा होगी। मैं तो फिर भी कुछ एक कमेंट करके चला जाऊंगा, पैसे इनके लगे हुए हैं। तो जहाँ पे मुझे कंफर्ट लेवल नहीं है मैं उस पर नहीं बोलता हूँ। तो ये जो रिसेंट लिस्टिंग होती है 2 3 4 दिन की, या इनफैक्ट 3 4 महीने की, 6 महीने की, मैं वो स्टॉक्स पे भी राय नहीं दे पाता, बिकॉज उस पर जब तक प्राइस हिस्ट्री नहीं होती, प्राइस इज नथिंग बट बिहेवियर। जब तक स्टॉक का बिहेवियर आपको समझ में ना आए उसमें एक करना, तो मैं एक कॉइन फ्लिप करता है कि यहाँ से पहले 500 जाएगा, पहले 400 जाएगा, तो आप कॉइन फ्लिप करके आप जो देखेंगे ये उस हिसाब से हो जाएगा 50-50 चांस के लिए। तो इसमें आप फोकस जो है वो फंडामेंटल्स पे कीजिए। जी। आपके चैनल के माध्यम से कोई अगर फंडामेंटल गेस्ट अगर आते हैं, वो इसमें बेहतर तरह से गाइड कर पाएंगे। मैं इस पर अपना टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं सर। और आईक्यू लाइटिंग पर अभी हमने कल भी चर्चा की थी, फंडामेंटल व्यू लिया था, तो वो राय हम आपको बता सकते हैं कि रवि सिंह जी ने कहा था कि अभी इस शेयर में बने रहना चाहिए, तो आपका नज़रिया ये है, तो ये उनकी राय थी। और चार्ट्स अभी चूँकि ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए जो है इस पर टिप्पणी चार्ट्स के ऊपर नहीं की जा सकती है। चलिए, अब जरा वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, जिसमें हम बजिंग स्टॉक्स जिसका नाम हमने रखा हुआ है, जिसमें कि हम ऐसे शेयरों पे बातचीत करते हैं जहां पर तेज़ी या फिर गिरावट तो है, लेकिन उसके पीछे कुछ एक कारण भी निकल करके आते हैं। तो उन कारणों पर पहले बातचीत करते हैं, और उस शेयर में क्या करना है वो फिर गौरव जी से हम समझेंगे। तो एक एक करके तमाम वो शेयर स्क्रीन पर लेकर के आए जाएँ, उनसे जुड़ी खबरों को दिखाया जाए, और फिर उस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर आई है श्रीराम फाइनेंस को लेकर के। यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर है कि पिरामल इंटरप्राइजेज ने कंपनी में अपना पूरा हिस्सा जो है 8.32% का था, वो पूरा का पूरा बेच दिया है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही शेयरों में शानदार तेजी है। कारण कि ये जो हिस्सा बिक्री हुई है थर्ड पार्टी को हुई है, तो श्रीराम को भी एक जो कंसर्न थी कि कब जब हिस्सा बिकेगा तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, तो वो एक कंसर्न दूर हुआ है। और पिरामल को भी थर्ड पार्टी मिल गई, तो वहाँ पर भी अच्छी वैल्यूएशन के साथ गया है 4944, तो वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो एक बड़ी ब्लॉक डील लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में देखने को मिल रही खबर के चलते श्रीराम फाइनेंस में हम देख रहे हैं करीब 12% तक की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें पिरामल की, तो वहाँ पर भी हम देख रहे थे कि बहुत अच्छी तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिली। तो दोनों में ही अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। सर, इन दोनों के चार्ट्स पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो पिरामल इंटरप्राइजेस भी 10% से ज़्यादा की मजबूती दिखाई थी इसने, और श्रीराम भी काफ़ी तेज़ी के साथ। अब इस तेज़ी के बाद कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर जिनके पास है एक बार प्रॉफिट बुक कर लें? जिनके पास है थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप राइड कर सकते हैं श्रीराम फाइनेंस के लिए। यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट देखूं तो एक काफी अच्छा मल्टी ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई वीकली क्लोज 1700 के ऊपर अगर होती है तो एक फ्रेश अपसाइड्स आपको देखने मिल सकते हैं। एक छोटा ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ था, उसके टारगेट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए, उसको राइड कीजिए। फ्रेश एंट्री यहाँ पे फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा। जो एकदम रिस्क ले सकते हैं आप 1700 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए कि एक रिस्क की प्रोपोजिशन है, मैं एक छोटा अमाउंट डाल के इसमें प्ले करना चाहता हूं, तो वो सबसे आप 1700 के स्टॉप लॉस से एक बार इसको बाय कर सकते हैं श्रीराम फाइनेंस को। वहीं अगर मैं बात करूं पिरामल एंटरप्राइज की, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजरली काफी अंडर परफॉर्मेंस हमको स्टॉक में देखने मिला है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने मिला। यहाँ पे भी अगेन काफी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हमको देखने मिल चुका है। ये हफ्ते में स्टॉक जो है 20-22% ऊपर है। तो यहाँ पे अगर किसी को चाहिए मैं रिस्क ले सकता हूँ तो आप 900 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। सस्टेन अगर होगा तो यहाँ पे आपको एक बार जो स्टॉक है वो एक बार 1020-1030 के लेवल दिखा सकते हैं। तो इसमें आप बने रह सकते हैं अगर किसी के पास है। और फ्रेश एंट्री चाहिए, थोड़ी रिस्की, ये भी रिस्की एंट्री रहेगी, तो 900 का स्टॉक लॉस। चलिए, तो इस बीच यहाँ पर ये राय निकल के आती हुई, और अगली खबर जुड़ी हुई है जी एंटरटेनमेंट से। जी एंटरटेनमेंट में लगातार काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, और अब जो खबरें आ रही हैं, कई तरह की खबरें हैं, कई सारे रूमर्स भी यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। एक तो ये है कि जी सोनी डील रद्द हो रही है, इस तरह की बातें निकल करके आई। उसके बाद से शेयर में गिरावट देखने को मिली जी एंटरटेनमेंट के। फिर सोनी की तरफ से सफाई आई कि नहीं, सोनी और जी एंटरटेनमेंट के साथ सोनी जो है वो जी एंटरटेनमेंट के साथ विलय की डील से पीछे नहीं हटेगी।
अब इस क्लैरिफिकेशन और दूसरा इस एक और र्यूमर भी चल रहा है, हालांकि उस पर अभी तक कहीं कोई आधिकारिक टिप्पणी कहीं नहीं आई है। इस तरह की बातें कुछ एक सोशल मीडिया ग्रुप में घूम रही हैं। इसमें सच्चाई इसकी क्योंकि कंफर्म नहीं है कि शायद नेटवर्क 18 ग्रुप भी शायद टेक ओवर की कोशिश कर रहा है, इस तरह की बातें हैं। तो इस पर जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक इसको आधिकारिक खबर ना माना जाए। लेकिन सर, आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की वॉल्टिलिटी जो जी एंटरटेनमेंट में देखने को मिल रही है? चार्ट्स में कुछ कहानी कुछ दिखाई दे रही है आपको? वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? देखिए, ये स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंटली स्टॉक के अंदर एक खबरें आती रहती हैं और वो उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। तो स्टॉक जो है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 170 200 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट ऑन द वोलेटिलिटी फ्रंट, कि जहाँ पे स्टॉक इतना वोलेटाइल हो, वहाँ पे एक रिटेल निवेशक के लिए स्पेशली इतनी वोलेटिलिटी को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए, वो बेहतर होगा। अवॉइड कीजिए सर, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अगले शेयर पे कोई स्क्रीन पर लेकर के आइए और यहाँ पर भी जो खबर है उसको पहले बताते हैं, समझाते हैं आपको। यहाँ पर ईथर इंडस्ट्रीज़ पे खबर आई है कि हालांकि कल की खबर है ये कि कंपनी के बोर्ड ने QIP से 750 करोड़ रुपए जुटाने की को मंजूरी दे दी है और 936 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर ये QIP जो है वो लॉन्च हो चुका है। और इस QIP की खबर के चलते और जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन इसको रिस्पांस मिल रहा है, उसके चलते आज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ईथर इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम देखें तो सुबह से जो है अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर बनी हुई थी, 8% के आसपास की तेज़ी थी। अभी 8.25% तेज अब इस समय कामकाज करता हुआ 1092 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक महीने में सर करीब 20% की रैली दिखा चुका है ये शेयर। पिछले 6 महीने में करीब 25% के आसपास की रैली रही है। आप कैसे देख रहे हैं ईथर इंडस्ट्रीज में? अभी कोई संभावनाएं करंट लेवल पे बन रही हैं या थोड़ा हल्का होने का वेट करें? नहीं नहीं, यहाँ पे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा इसका सेटअप हो रहा है। स्ट्रक्चर से इसका अगर प्राइस हिस्ट्री देखें तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन एक 1.5 साल 1.5 साल की है। बट मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स आपको वीकली चार्ट्स में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहे हो तो 1050 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और आप बाय कर सकते हैं। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, RSI में ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 1050 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, ब्रेकआउट सिर्फ वही लेते थे। तो आप यहाँ पे एक बार बाइंग इसमें की जा सकती है। तो यहाँ पर अभी खरीदारी की जा सकती है। और कुछ एक खबरें मैक्स फाइनेंशियल को भी लेकर करके आ रही हैं और इसके चलते यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर असल में खबर ये है कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसने जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक जो देश का पहला था उसमें करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने हिस्सेदारी खरीदी है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में। 2.99% की हिस्सेदारी जो है ये खरीदी गई है और इस खबर के चलते जो है हम देख रहे थे कि करीब 6% के आसपास की तेज़ी सुबह से ही देखने को मिल रही है। और अभी की बात करें तो अभी भी यहाँ पर एक मजबूती का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं सर मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट्स को आप? यहाँ पर कैसे अभी भी मजबूती की संभावना और है? 5% की तेज़ी यहाँ पर अभी फिलहाल 505% ऊपर दिखाई दे रहा है शेयर। देखिए, यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को आज मॉर्निंग में इनफैक्ट ओपनिंग ट्रेड में दिलवाया था, हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जो है वो आपको देखने मिलेगा, जो उसके एग्जैक्ट लेवल कहे जाए तो आपको 780 के आसपास में आएगा, 780 785 के आसपास में। तो यहाँ पे मुझे फिर उतना ट्रिगर लग नहीं रहा है। आपको अगर चाहिए कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ तो प्योरली 700 के स्टॉप लॉस से आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे वो वाव फैक्टर नजर नहीं आ रहा जो हमने कुछ स्टॉक पहले बात की है कि एथर वगैरह में, जहाँ पे ब्रेकआउट्स क्लियर है। तो वहां पे मैं प्रेफर करूंगा, प्रीएम्प्ट करना सही राय नहीं होगी, बट कोई अगर रिस्क ट्रेडर है तो चलो एक बार ट्राई करना है तो कर सकते हैं। इस बीच अगले जो है दर्शक के पास जाएं उससे पहले एक और शेयर डिस्कस कर लेते हैं, वो है ब्लू डार्ट का शेयर। और यहाँ पर भी हमने देखा कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। ब्लू डार्ट पे खबर ये आई है कि मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी की रेटिंग बढ़ाई है और इस रेटिंग को न्यूट्रल से बढ़ा करके इन्होंने कर दिया है बाय। और आगे चल कर के मार्जिन सुधरने और वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद के चलते ये रेटिंग बढ़ाई गई है, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में उछाल बना हुआ है। अब सर मजबूती यहाँ पर ब्लू डार्ट में भी देखने को मिल रही है। अगर देखें अभी तो करीब 6.5% की अब तेज़ी देखने को मिल रही है। आज में ब्लू डार्ट का शेयर 441 रुपये ऊपर हो चुका है। 7,192 का स्तर यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। 17-18% की रैली सर एक महीने में यहाँ पर आ चुकी है।
इस रैली के बाद कोई संभावना बनती है, क्योंकि ऊपर से भी काफ़ी करेक्ट हुआ था, जब गिरा था तो भी काफ़ी हाई लेवल से गिरा था। जी बिल्कुल, मगर यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर वैसा नजर नहीं आ रहा कि मैं फ्रेश एंट्री करूँ। जैसे मैंने कहा, एग्जिट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट के अंदर। यहाँ पे जो अच्छे सपोर्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं, और एक अच्छे मीनिंगफुल सपोर्ट्स भी अगर मैं कहूँ वो आ रहे हैं। वो आपके आ रहे हैं 6500 6550 के आसपास में, जो रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं बैठेगा, डीपर स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो वो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार इसको अवॉइड करना बेहतर होगा। अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा आपके लिए सर। चलिए, इस बीच जो है अब तमाम उन शेयरों पे हमने बातचीत कर ली जहां पर कुछ एक खबरें थी और उनके चलते क्या रणनीति होनी चाहिए जो तेज़ी देखने को मिल रही है, उस पर हमने बातचीत की। लेकिन आर्यन राठौर साहब थोड़े से नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि आपने सीक्वेंस से प्रश्न नहीं लिया, मेरा प्रश्न छूट गया। सर, सबका प्रश्न लिया जाएगा। वोडाफोन आइडिया पे इनका प्रश्न है, 5,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 9 रुपये के भाव पर। तो सर, आप तो अच्छे प्रॉफिट में हैं, फिर क्या समस्या है? और उदयपुर सीमेंट इन्होंने ले रखे हैं 28 रुपये 30 पैसे के भाव पर, और ये कह रहे हैं कि अभी मुझे अपना इस पे लॉस बुक करना चाहिए या नहीं। वोडाफोन आइडिया सर, वोडाफोन आइडिया में कुछ एक खबरें निकल कर के आई, कंपनी की तरफ से निवेश हो रहा है, उसके चलते हमने देखा कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था इसमें। लेकिन इनकी खरीद से जो है वो अभी भी नुकसान में ही है। 7 पौने 8 रुपये के आसपास ये शेयर चलता हुआ अभी जो है के आसपास कामकाज कर रहा है। इस तरह के शेयरों में से क्या निकल जाएं सर? क्योंकि खबरों पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स कुछ खास है नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ चूंकि सस्ता दिख रहा है, सिंगल डिजिट में था इसलिए ले लिया, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन हो तो फिर यहाँ पर कुछ तेज़ी देखने को मिले। आपकी क्या सलाह रहेगी? उदयपुर सीमेंट और वोडाफोन, इन दो पे इनका प्रश्न है। देखिए, राय सिंपल है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि मैं जनरली ये जो सिंगल डिजिट के स्टॉक्स होते हैं या जो अर्ली टू डिजिट्स के स्टॉक होते हैं, मैं उनको अवॉइड करता हूँ। मेरी राय सेम ही रहेगी कि ये स्टॉक्स में मूव करना, इक्विटी इतनी बड़ी होती है, टेक्निकल सेट टाइम्स नहीं चलते हैं, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और कोई रीज़न नहीं होता है इसको बाय करने का। जैसे आपने कहा कि छोटा शेयर है और इसको कितना ही जाएगा बाय कर, तो वो हिसाब से है। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से प्राइस, स्टॉक की प्राइस कितनी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करूँ। अवॉइड कीजिए सर। अब आप के ऊपर है कि आप निकलना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, पर इस तरह के पैनिक स्टॉक्स को थोड़ा सा बच के रहिए। आपके पैसे हैं, सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। बीरेंद्र शाह जी कह रहे हैं, गौरव सर नमस्ते। तो आप उनका नमस्कार जो है वो गौरव जी ने स्वीकार कर लिया है। इनका प्रश्न ये है कि सर, मैंने दीपक फर्टिलाइज़र, एनएमडीसी और वेदांता पे आपकी अपनी राय दें। अभी क्या इनको खरीद सकते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना का विचार, अच्छा अकोमोडेट करने का इनका विचार है, लॉन्ग टर्म के लिए इनका नज़रिया है। और ये जानना चाह रहे हैं, दीपक फर्टिलाइज़र, एनएमडीसी और वेदांता, ये 3 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। क्या इन तीनों शेयरों को लेना चाहिए? इन तीनों में से कोई खास एक कंपनी जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही हो, इनके लिए क्या रिकमेंडेशन रहेगी? इन्हें अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे तरफ से भी इनको काफी नमस्कार। इसके पहले जो पिछले क्वेश्चन में उदयपुर सीमेंट मेरे राय देना रह गया था, जी जी। उसको एग्जिट करना बेहतर होगा। फॉरेन टेंडेंट का डायरेक्शन से रिवर्सल हो रहा है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए, इसको एग्जिट कीजिए, उदयपुर सीमेंट को। बाकी अभी इनका महोदय का जो प्रश्न है कि यहाँ पे कौन से शेयर अच्छे लगे हैं, तीनों जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, तो इनमें से दीपक फर्टिलाइजर जो है, एक वही है जो थोड़ा अच्छा लग रहा है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट टेस्ट है, सस्टेन अगर होगी तो बड़ी अपसाइड आ सकती है। बाकी जो स्टॉक्स है मैं उसको अवॉइड करूंगा। एनएमडीसी मुझे कोई ट्रिगर नजर नहीं आता है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ट्रिगर नहीं आता, हमारे क्लाइंट से भी आता रहता है। हमने अपने क्लाइंट्स को दूसरे कुछ मेटल स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ट्रेड करवाया, बट ये स्टॉक मैं 3 या 4 महीना हो गया, मैंने इसमें एक राय नहीं दी है, ना इसमें मैंने कोई ट्रेड करवाया, क्योंकि कुछ है ही नहीं। एक रेंज में, काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। वेदांता अगर देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग के सबसे अच्छा है। अगर आप सालों का आपका 2 या 3 साल का नजरिया है, जी। तो 330 340 का एक काफी बड़ा हर्डल है, मल्टी ईयर हर्डल है। उसके ऊपर मंथली क्लोज आती है तो काफी तगड़ा होगा, काफी बड़े ब्रेकआउट्स आपको नजर आएंगे, और स्टॉक एज जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूंगा। हम्म। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो तीनों में से जो मुझे बेहतर लग रहा है वो है दीपक फर्टिलाइजर। ठीक। इस बीच जो है साक्षी जी का भी प्रश्न ले लेते हैं। योगी जी का प्रश्न आ रहा है, विपुल जी, गौरव जी को और मनी नाइन की पूरी टीम को राम राम। राम राम सर, आप नियमित रूप से अपनी नमस्कार भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे दर्शकों की तरफ से जो प्रेम मिलता है। इस बीच जरा चलते हैं प्रयागराज, और प्रयागराज से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार सर। आदर्श हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आदर्श जी? बस सर बढ़िया हैं, अच्छे हैं। चलिए, आप ऐसे ही अच्छे बने रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना है। इलाहाबाद में गर्मी कैसी पड़ रही है वहाँ पर?
सर गर्मी बहुत भयानक पड़ रही है। भयानक पड़ रही, भयानक एनसीआर में भी पड़ रही है। तो गर्मी हर जगह जो है काफ़ी शानदार, काफ़ी तेज़ देखने को मिल रही है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। सर मेरे पास अडानी टोटल के जो है 100 शेयर हैं 675 के भाव में। 675 पे आपने लिए हुए हैं अदानी टोटल, ठीक है। और क्या नज़रिया है सर आपका। सर मैं मतलब शॉर्ट टर्म में ही चाह रहा हूँ। शॉर्ट टर्म का ही जाना चाह रहे हैं। छः, जी ठीक है। हाँ 675 पे आपने लिए, 655 का आसपास ये शेयर ट्रेड चल रहा है। बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली, खबरों के बाद से रिकवरी भी देखने को मिली, अपर सर्किट भी देखने को मिले। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अदानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ी सी एक देख रहे हैं कि एक साइडवेज मोमेंट देखने को मिल रहा है। और पिछले 6 महीने के अंदर करीब इस शेयर में 81 साढ़े 81% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से। आप पूछते हैं कि यहाँ पर अब क्या आपको करना चाहिए। 20 रुपये के नुकसान पे हैं सर अभी। 675 की खरीद है, 655 का भाव चल रहा है। क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए अभी इनको, क्या बने रहना चाहिए, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनको। मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए विपुल जी, इनका बाय करने का रीजन सिर्फ एक ही लग रहा है कि स्टॉक काफी गिर चुका था। एक जमाने में स्टॉक ने काफी काफी बड़ी तेजी दिखाई थी। तो आप सोचिए कि 4,000 का स्टॉक मुझे 700 में मिल रहा है, कितना ही गिर जाएगा। तो वो सोच के मुझे लगता है इन्होंने बाय किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो क्लियर कट एक काफी वीक स्ट्रक्चर है। बेरिश कपर एंड पैटर्न फॉर्मेशन जो कहते हैं वो है। यहाँ पे अगर कोई वीकली क्लोज 630 के नीचे अगर वीकली क्लोज अगर आती है तो स्टॉक जो है एक बार 500 पे दिखा सकता है। तो आप सोच के चलिए कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो आप बाय कीजिए स्टॉक को। जस्ट बिकॉज प्राइस या तो सिंगल डिजिट में है या 50%, 60%, 80% करेक्शन हुआ मैं बाय कर रहा हूँ, तो वैसे में आपके फेवर में जा सकता है। लेकिन जब अगेंस्ट चला गया तो काफी बुरी तरह से जा सकता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वाइज ये वीक है, और इनको फिर भी अगर होल्ड करना है तो 630 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। चलिए इस बीच जरा कासिफ साहब का प्रश्न ले लेते हैं। उन्होंने हमें यूट्यूब के माध्यम से प्रश्न भेजा है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए प्रश्न को, और उसके बाद फिर इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर शाकिब खान साहब का प्रश्न, अच्छा है, इनके पास रिलैक्सो के 17 शेयर हैं 925 के भाव पर। इनका नज़रिया जो है वो लंबी अवधि का है। तो लंबी अवधि के नज़रिए के साथ रिलैक्सो ले रखें। बीच में हमने देखा था कि तमाम फुटवेयर शेयरों में जो है एक शानदार मूव देखने को मिला था, और पता नहीं उन्होंने उस समय ख़रीदा या उसके बाद ख़रीदा। 925 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, और अभी हम देखें तो इनकी खरीद से करीब 10-11 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। 914 का भाव देखने को मिल रहा है। सर अभी यहाँ पर कैसे देख रहे हैं आप। लोअर लेवल से अगर हम पिछले 5-6 महीने के चार्ट पे देखें तो अच्छी रिकवरी है। 750 रुपये के आसपास से रिकवर होकर के अब करीब 900 रुपये के आसपास है। लेकिन इनकी खरीद से जो है अभी शेयर नीचे है। क्या सलाह रहेगी आपकी। देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का ही बन रहा है। यहाँ पे अगर ये बाय इन्होंने किया है तो मैं इनके लिए जो स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो होगा तकरीबन 850 का। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 850 860 के बीच में इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे जो है उसका सपोर्ट भी आ रहा है। तो अगर इनका नजरिया है कि मैं एक महीने के लिए इसको प्ले करना चाहता हूँ या मैं एकदम शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाह रहा हूँ, तो 10 रुपए का ही लॉस है, आप एग्जिट कर लीजिए। स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है काफी समय बाद वापस 200 वीकली एवरेज के ऊपर आया है। तो वो सबसे एक बाउंस के लिए अगर आपको प्ले करना है, सस्टेन अगर हो गया तो आप स्टॉप लॉस है वो 50 का होगा। जी चलिए इस बीच जो है साक्षी जी का प्रश्न एक आया है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और साक्षी जी कह रही हैं कि सर आईडीएफसी ने ऑल टाइम हाई छुआ है 110 रुपये का, और अभी जो है 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ये शेयर नीचे आ रहा है। मेरे पास 1000 शेयर हैं, 107 रुपये 90 पैसे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आईडीएफसी डिस्कस किया था। सर आप अगर साक्षी जी के लिए राय अपनी रिपीट कर दें। अब आजकल तो सर जो हमारे दर्शक हैं वो खुद ही बताने लगते हैं कितना वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, तो ज़्यादा काफ़ी एनालिसिस तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप पे अपनी टिप्पणी दे दें सर, क्योंकि 103 रुपये पे चल रहा है, इनकी खरीद का भाव 107 रुपये के आसपास है। देखिए राय सेम रहेगी। अगर आपका नजरिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का है तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि कहाँ पे एग्जिटली रुकेगा बोलना मुश्किल है। हमने अपने क्लाइंट्स को 85 का दिलवाया था 175 के लिए। तो जब तक मेरे 175 के करीब मुझे 50-60% नहीं आता है, मैं प्रॉफिट उतना बुक नहीं करूंगा। लेकिन अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, ऊपरी लेवल्स के बाइंग की हुई है, तो स्टॉक पहले 95 आके फिर 115 आएगा, ये
बोलना मुश्किल है। तो वो हिसाब से अगर आपको चाहिए तो आप या तो 100 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉपर से कर लीजिए, या उसको आप एग्जिट कर लीजिए। जी। चलिए इस बीच जरा अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, और इस बीच काफ़ी बड़ी संख्या में जो है सवाल आ रहे हैं। अशप्रीत वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि सर क्या ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में एंट्री करने का सही समय है, और इसके लिए प्लीज़ अपने लक्ष्य आप बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अगर स्टॉक को बाय करते हैं तो आपके लिए एक रीजन होना चाहिए। हमने अपने क्लाइंट्स को 175 पे दिलवाया था, 215 पे हमने तो बुक करवा लिया था। अब यहाँ पे एक फ्रेश स्विंग हाई बन रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा ब्रेकआउट है, स्विंग हाई ब्रेकआउट आप कह सकते हैं। तो 215 के स्टॉप लॉस अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट हर्डल आएगा वो 245 का आएगा, तो उसके लिए आपको ट्रेड जमता है तो वो कर सकते हैं। जी। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और सर आज हम देख रहे हैं कि टायर शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, चाहे अपोलो हो, जेके हो, सीएट हो। और इस बार हमने जो एक हमारा खास शो है फॉर्मूला गुरु, और अब जो है उस पर हमने चर्चा की थी कि ये जो कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं उसका किन किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। उसमें पेंट्स के साथ साथ टायर कंपनियों पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो आपसे जानना चाहेंगे टायर कंपनियों पे आपका व्यू इस समय क्या है। फंडामेंटल तो काफ़ी सारे रीज़न हैं यहाँ पर। चार्ट्स पे आपको अगर जेके टायर, अपोलो टायर और सीएट में से चुनाव करना हो तो आपको कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है, और आज की इस रैली में कहाँ पर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। देखिए, टायर शेयर्स पहले से ही मजबूत हैं। अगर आप अपोलो टायर्स के चार्ट देखें तो इट हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक आउट देयर। आप उसको लार्ज मिड कैप पकड़ लीजिए तो काफी बड़ी अपसाइड आपको उसमें देखने मिल चुकी है। तो ये आपको इंडियन होटल जैसा है कि लीडर रहा है अपने स्पेस में और वन साइड चल रहा है। तो मैं कहूँगा अपोलो टायर्स तो मेरे रेडार पे नहीं रहेगा। हमने अपने क्लाइंट्स को काफी इसमें ट्रेड करवाया है, बाइंग करवाया, एग्जिट भी करवाया है। हमने एग्जिट करा, उसके बाद में स्टॉक काफी ज्यादा भाग चुका है। तो इतनी अपसाइड हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रही बात यहाँ पे, तो मैं कहूँगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो है वही एक थोड़ा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे एक अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। उसके बाद में स्टॉक जो है फिर थोड़ा स्लिप हो गया ब्रेकआउट के नीचे, अब वापस एक फ्रेश स्विंग हाई बना रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी को बाय करना है तो मैं कहूँगा आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के लिए कर सकते हैं, लाइफ टाइम हाई की टारगेट्स के लिए। अगर मुझे पिक करना ही है तो ये होगा। ठीक। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि स्टॉक जनरली रडार पे नहीं आता है, लोग नहीं करते हैं, वो है आपका एमआरएफ। जहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप उसको कैश में नहीं प्ले कर पाएंगे, फ्यूचर्स में ही करना पड़ता है। वहां पे भी वॉल्यूम्स बहुत तगड़े नहीं होते हैं, लेकिन सफिशिएंट वॉल्यूम्स होते हैं रिटेल के लिए। तो अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर सबसे अच्छा अगर कहा जाए तो एमआरएफ का है। भले ही वो लाइफ टाइम हाई पे है, 1 लाख का शेयर है, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला, उसका रिटेस्ट करके स्टॉक फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको 10-15% और रिटर्न आपको देखने मिल सकता है। तो आपकी चॉइस है कि आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं या एमआरएफ में कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप राय ले सकते हैं, और इस बार का फॉर्मूला गुरु आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर में तेजी फंडामेंटली क्यों हो रही। चार्ट पर तो सर ने बता दिया, और टेक्निकल चार्ट पर भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, और फंडामेंटली भी अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ मौजूद थे, उनको भी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में शेयर में खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से भी निकल के आई थी। एक छोटी टिप्पणी सर, चलते चलते जो है अमित शाह जी का प्रश्न आया है कि गौरव सर और विपुल सर को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार अमित जी। और कह रहे हैं कि एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड 6 महीने की अवधि के लिए लेने का विचार है, कृपया राय दें इनके लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। तो एजीएस ट्रांसैक्ट टेक्नोलॉजीज़ अगर आप ट्रैक करते हो सर तो उस पर एंट्री करना चाह रहे हैं कि नहीं है, क्या सलाह रहेगी आपकी। देखिए, ये जनरली रेडार पे नहीं आता है। अब मैंने अगर मैं इसका चार्ट अगर देख पा रहा हूँ तो रिसेंट लिस्टिंग मुझे नजर आ रही है, क्योंकि एनएससी पे इस साल भर के करीब डेटा है। अभी तक फिलहाल तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि मुझे बाय करना ही है, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है, और आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बाय कर लीजिए। आपके लिए जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो आपको 52 या 53 के आप रख लीजिए। सस्टेन अगर हो गया तो इसका एक अच्छा हर्डल जो है वो एक 66 का है, उसके ऊपर क्लोजिंग अगर आएगी तो स्टॉक जो है एक बार 80 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो रिवर्सल हुआ नहीं है, आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, तो वो हिसाब से एक बार आप बाय कर सकते हैं, और स्टिक स्टॉप लॉस के इसको फॉलो कीजिए। ठीक। चलिए सर, अब आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं सर, तो उस सेगमेंट का रुख करें उससे पहले हम चाहेंगे कि आपके जो पसंदीदा दो तीन शेयर हैं जो आप हमारे दर्शकों के लिए चुन चुन करके लाते हैं, और इसको हम अलग से अपने यूट्यूब चैनल और ऐप में अपलोड भी करते हैं चुन चुन के नाम से, तो उसको अगर आप चर्चा कर लें वो कौन से आपके पसंदीदा शेयर होंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखिए, एक शेयर जो है वो है बीएमएल, आज खबरों में भी रहा है। आज काफी इंटरेस्ट भी है इसमें, काफी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है।
तो अगेन एज अ डिस्क्लेमर, हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है लेकिन अग्रेसिवली नहीं दिलवाया है, क्योंकि यहाँ पे 17 साल के ब्रेकआउट्स हैं, तो मैं डेली चार्ट पे ब्रेकआउट पे उसको नहीं दिलवाऊंगा। थोड़ा हमने दिलवाया है, और बाकी जो है मंथली कंफर्मेशन जब महीने की क्लोजिंग इसकी 1650 के ऊपर आती है तब उसको बाय करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और आपके जो लक्ष्य होंगे 1900 के होंगे, आप 1650 1620 जो भी आपको स्टॉप लॉस चाहिए एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है HCL टेक। अच्छा रेंज ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, IT स्पेस में थोड़ा स्टेबल भी रहा है। 1135 के स्टॉप लॉस से आप HCL टेक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो लक्ष्य है 1215 पे आएंगे। तीसरा स्टॉक जो है वो है पराग मिल्स, ये भी हमने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है एज अ डिस्क्लेमर। इधर भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला है फॉलिंग टेल का वीकली चार्ट्स पे। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है, स्विंग हाई क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे 130 के लक्ष्य के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 108 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो एक एक करके अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए हैं तो एक बार आप पेन कॉपी उठाइए और नोट कर लीजिए स्टॉप लॉस और लक्ष्य क्या यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर BML में खरीदारी की सलाह है और आज मोमेंटम भी यहाँ पर बना हुआ है और खबरें भी कुछ एक निकल करके आई हैं। 1900 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें और आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 1650 रुपये का। इसके अलावा जहाँ पर खरीदारी की सलाह है उनमें शामिल है HCL टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पर की खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 1164 रुपये का मौजूदा भाव है। 1135 रुपये, करीब 30 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है और करीब 1215 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आता हुआ। तो एक दूसरे क्षेत्र से, IT क्षेत्र से HCL टेक्नोलॉजी पसंद आ रहा है और पराग मिल्क फूड में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 115 के आसपास चल रहा है, यहाँ से 7-8 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से करीब 15 रुपये नीचे का एक आपको लक्ष्य दिया गया है। 130 रुपये के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये आज के चुन के 3 शेयर हैं। लेकिन सर, आज का आपका डिस्क्लोजर जाने उससे पहले आर्यन राठौर जी बहुत परेशान हैं और कह रहे हैं उदयपुर सीमेंट पे आज राइट इशू की खबर है सर, मेरा भाव आ पाएगा कि नहीं, 2780 पे लिए हुए हैं। आपने शायद निकल जाने की सलाह दी थी, आर्यन जी ने सुनी नहीं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर उसमें आप? जी नहीं, देखिए मैं जैसे मैंने कहा कि मैं टेक्निकल समझता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। उसके बाद में जो भी अगर कोई आती है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, वॉल्यूम या आपका फंडामेंटल हो, मैं उसको इतना तवज्जो नहीं देता हूँ, मेरी उतनी समझ नहीं है वो चीज़ों के अंदर। तो मैं कहूँगा कि टेक्निकली स्टॉक जो है रिवर्सल लिया है फॉलिंग चैनल के डायरेक्शन से, तो वो हिसाब से एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। स्टॉप लॉसेस भी अगर मैं रखूँ तो काफ़ी डीप आएंगे, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितना डीप स्टॉप लॉसेस में रखना चाहते हैं। जी। वो इट्स योर चॉइस। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उस पे हमने मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन कुछ पे हमने राय या ट्रेड करवाया हो। बाकी जो स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए हैं, चाहे HCL टेक हो, BML हो या पराग हो, इसमें हमने मेरे क्लाइंट्स को बाय करवाया है इंक्रेड कैपिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और आज इतने सारे दर्शकों के जो सवाल थे उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो चलिए, लेकिन कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट, नए सेगमेंट का। जरा उस पर पहले तो नज़र डालते हैं।